This is an ABP Life podcast. सातवें चरण के मतदान के बाद जैसे ही मतदान खत्म हुआ, एग्जिट पोल्स आने लगे और लगभग सभी एग्जिट पोल में यह कहा जा रहा है कि तीसरी बार भी एनडीए की सरकार स्पष्ट बहुमत से, बल्कि बहुमत से कुछ ज्यादा ही सीटों के साथ बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभाल सकते हैं। मैं हूं व्यालोक और इस मसले पर मैं बात करूंगा उमेश चतुर्वेदी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, पहला सवाल, तीसरी बार मजबूत और स्थिर सरकार लगभग हर एक एग्जिट पोल में दिख रही है, इसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं? मैं इसमें थोड़ा सा ये जोड़ना चाहूंगा कि मजबूत और स्थिर सरकार की बजाय यह एक ऐसी सरकार है जिसको लेकर के विपक्ष ने घृणा के स्तर तक, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ घृणा के स्तर तक प्रचार किया। यह भारतीय चुनाव इतिहास का पहला ऐसा चुनाव था जहां घृणा और एक चरम बिंदु पर दिखी। तो मुझे लगता है कि एक घृणा पर भारतीय, अगर ऐसा ही रिजल्ट होता है तो भारतीय मतदाता का एक जबरदस्त फैसला है जिसने विपक्ष के उस नैरेटिव को नकार दिया जिसमें नरेंद्र मोदी को लेकर के तमाम तरह की शंकाएं जताई गई थी, जैसे कि संविधान को बदल देना, आरक्षण को खत्म कर देना। तो इस तरह की जो चीजें हुई थी, या भारत को बर्बाद कर देना, तो उन सब सवालों का जो विपक्ष की ओर से था उसका ये जवाब है भारतीय मतदाता की ओर से। और एक चीज, अगर ऐसे ही नतीजे रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय मतदाता 75 साल के स्वतंत्र भारत की यात्रा में बहुत परिपक्व हो चुका है और वह अब समझने लगा है कि क्या सही है और क्या गलत है। और एक चीज और भी है कि भारतीय मतदाता ने अतीत में अस्थिर सरकारों को देखा है, खासतौर पर 1989 से लेकर के 1998 तक की। तो उन सरकारों का क्या असर होता रहा और किस तरह से उन सरकारों को लेकर के चलते भारत को भुगतना पड़ा, वो उसको भी भारतीय मतदाता भूल नहीं पाया है। तो भारतीय मतदाता ने एक तरह से उस प्रक्रिया का भी जवाब दिया है। भारतीय मतदाता ने उस प्रक्रिया का भी जवाब दिया है जिसके बारे में 90 के दशक में, पिछली सदी के 90 के दशक में कहा जाने लगा था कि यह क्षेत्रीय अस्मिताओं के उभार का दौर है। तो मुझे लगता है कि इन बातों पर भी गौर किया जाना चाहिए। रही बात फायदे की, तो मुझे लगता है कि फायदे जो भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, 5 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का जो सपना देखा गया है और इसी नरेंद्र मोदी सरकार ने देखा है जो अपने 2 कार्यकाल में, तो मुझे लगता है कि यह सपना अब हकीकत बनेगा। और इसके अलावा भारत जो वैश्विक मानचित्र पर, वैश्विक परिदृश्य में जिस तरह से एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पर उभर रहा है, उस मजबूती की और यात्रा और ज्यादा तेज होगी। तो ये सबसे बड़ी फायदे की बात है। दूसरी बात ये भी है कि आप देखेंगे कि हाल ही के दिनों में ये अपने पड़ोसी देश या अपना सहोदर देश जो रहा है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अध्यक्ष बनते ही अपनी पार्टी का एक बयान दिया है कि कारगिल के दोषी हम हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से वैश्विक स्तर पर प्रतिक्रियाएं होने लगी हैं, वह इसलिए नहीं हो रही हैं कि भारत में मतलब कोई कमजोर सरकार है या भारत के प्रति उनकी दृष्टि बदल गई है। वो इसलिए हो रही है कि भारत में एक मजबूत सरकार है जो मौके पर मजबूत फैसला लेना जानती है। नरेंद्र मोदी सरकार ऐसी ही सरकार का प्रतीक बनकर उभरी है। तो मुझे लगता है कि भारत की एक वैश्विक छवि, भारत की आर्थिक छवि, भारत की कूटनीतिक छवि दुनिया में एक बार फिर से नए कदम के साथ, नई ऊंचाई के साथ स्थापित होगी। ये सबसे बड़ी बात होगी। हाँ, लेकिन कुछ चुनौतियां हैं जिसकी ओर नरेंद्र मोदी को देखना होगा और मुझे लगता है कि उन्हीं चुनौतियों को साधना वही सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाएगी अगर वो साध नहीं पाती है। जैसे इसमें 2 राय नहीं है कि बेरोजगारी बढ़ी है, चाहे आंकड़ों कितनी भी करामात कर ली जाए, लेकिन बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी चीज ये है कि भारत के गांव में
करोड़ लोगों को या शहरों के निम्न वर्ग के लोगों को या बीपीएल कैटेगरी के लोगों को जो अनाज दिया जा रहा है, ये अनाज दिया जाना भले आज एक नैरेटिव हो गया पॉलिटिकल स्ट्रेंथनेंस का, मतलब ताकत का, तो मुझे लगता है कि इसको अब बदलना होगा, क्योंकि भारत की जो 80 करोड़ कर्मशील आबादी है उनको काम मुहैया कराना और उनको प्रोडक्टिव बनाना, उत्पादक बनाना बहुत बड़ी जरूरत है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि भारत के सरकार ने ग्रामीण मिशन पर बहुत बड़ा उस तरह से काम नहीं किया जितना शहरी मिशन पर किया। मुझे लगता है कि ग्रामीण मिशन में तेजी लानी पड़ेगी और भारत को इसका जो खामियाजा भी भुगतना पड़ा है, जो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो भारत पूरा उत्तर भारत 50 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर से जूझ रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह शहरीकरण भी है इसकी, और सरकारें नहीं समझ पाती हैं, देख पाती हैं। तो इस शहरीकरण को सही परिप्रेक्ष्य में बढ़ावा देना और ग्रामीण परिप्रेक्ष्य को, ग्रामीण संदर्भों में ग्रामीण व्यवस्था को बढ़ावा देना, ये ज्यादा जरूरी होगा। तो ये है। दूसरी, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की एक कल्पना रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो गुरु बनाने की जो कल्पना है वो तब सफल होगी जब भारत को एक ज्ञान केंद्रित और ज्ञान आधारित समाज बनाया जाए। लेकिन भारत के जो इस विश्वविद्यालय हैं, भारत के जो पुलिस सिस्टम है, उसमें अभी बहुत सारी खामियां हैं। मुझे लगता है उसको ठीक किए बिना हम भारत के चाहे 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दें, लेकिन वो सतत कंटिन्यूअस और टिकाऊ व्यवस्था नहीं बन पाएगी जब तक हम ज्ञान आधारित और प्रतिभा आधारित व्यवस्था नहीं बना सकते। तात्कालिक रूप से मुझे यही कुछ चुनौतियां और यही कुछ अच्छाइयां सूझ रही हैं। जी सर, आखिरी सवाल, आपने चुनौतियों की बात की, हमने पूछना चाहा है आपसे कि नुकसान क्या हो सकते हैं, या अगर सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक आ गई तो नेहरू के बाद मोदी सबसे अधिक समय तक और सबसे अधिक शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में एक होंगे और लगातार तीसरी टर्म वो आ रहे हैं। इसका क्या कोई नुकसान भी आप देख रहे हैं? देखिए, नेहरू तो 17 साल प्रधानमंत्री रहे, और अगर यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती भी है तो नरेंद्र मोदी अगर इस चुनाव के बाद भी कार्यकाल पूरा करेंगे तो 15 साल का ही कार्यकाल होगा। तो अभी तो नेहरू का वह रिकॉर्ड, अधिक कार्यकाल का रिकॉर्ड तो टूटने में भी देर है। अब वो 2029 के चुनाव में ही संभव हो पाएगा। लेकिन यह निश्चित है कि नेहरू से अभी ही नरेंद्र मोदी ताकतवर प्रधानमंत्री हो गए हैं। लेकिन इस दौर में ये भी देखेंगे कि जो वैश्विक व्यवस्था बदली है, जिसमें वामपंथी विचार और सोच सत्ता के स्तर पर तो नहीं, लेकिन सामाजिक स्तर पर और सामाजिक जो सत्ताएं हैं या आर्थिक सत्ताएं हैं उनमें जो दिख रही हैं, शैक्षिक सत्ताएं दिख रही हैं, तो वो उसके निशाने पर नरेंद्र मोदी रहेंगे ही। क्योंकि एक चीज देखेंगे, आज ही हम जब चर्चा कर रहे थे खासतौर पर वोटिंग को लेकर के, तो मुझे दिमाग में एक विचार आया कि जब सोशल मीडिया नहीं था तो जिस राजनेता पर कार्टून नहीं बनता था तो उसको बड़ा राजनेता नहीं माना जाता था। कार्टून बनता था तो कार्टून का उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि उस पर कटाक्ष करते हुए उसकी कमियों को निकालना था और उसकी कमियों की ओर दिखाना होता था। लेकिन आज जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आप कहेंगे कि हेट्रेड का बहुत बड़ा एक माध्यम बन गया है, और अब तो गालियां भी सरेआम दी जाती हैं। सोशल मीडिया ने एक मतलब हमारे जो सामाजिक बंधन रहे हैं, जो सोच रही है, जो संस्कार रहे हैं, उसकी गांठों को ढीला किया है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें हैं वो और बढ़ेंगे, क्योंकि हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में भी खामियां हो सकती हैं, लेकिन वो घृणा के स्तर पर खामी हो सकती है। और करोड़ों लोगों के वोट देने के बाद वो चुन करके आते हैं, वो कोई तानाशाह बन के नहीं आते, वो जर्मनी के हिटलर की तरह एकदम से अधिनायकवादी तंत्र की तरह से पढ़ के नहीं आते हैं, वो वोटिंग के जरिए आते हैं, मतदान के जरिए आते हैं। तो फिर इतनी घृणा क्यों? तो मुझे लगता है कि ये मतलब बहुत बड़ा सवाल रहेगा और ये बढ़ेगा, क्योंकि जब अगर ऐसे ही नतीजे आएंगे
तो जो विपक्ष है आप देख सकते हैं, और खास तौर पर मैं तो इसको हर बार कहता हूं कि कांग्रेस को चलाने वाली जो ताकतें हैं, उनके जो सलाह देने वाले लोग हैं, वो सब के सब यही जो राजनीतिक तो नहीं सत्ता के केंद्र में है, लेकिन वो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक केंद्रों में है, वामपंथी वैचारिक व्यवस्था के लोग वो सलाहकार बन गए हैं। तो वो इसको और बढ़ावा भी देंगे। और आप देखेंगे ये बात कड़वी लग सकती है कांग्रेस के लोगों को कि राहुल गांधी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पूरे प्रचार के दौरान किया है, वो साबित करता है इस बात को। तो मुझे लगता है कि ये हार अगर हो रही है, जैसा कि एग्जिट पोल में दिख रही है विपक्ष की, तो इस हार से विपक्ष और बौखलाएगा और इसी तरह के फिर जो पिछले 10 साल से काम कर रहा है उसी तरह का काम और करता रहेगा, घृणा को फैलाता रहेगा। उसमें मैं बहुत बदलाव होते हुए नहीं देखता। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। This is an ABP Life podcast.